चतुर नारी सब पर भारी। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसमें एक नाई रहता था जिसका नाम राम सेवक था। राम सेवक का पूरे गांव में बहुत नाम था क्योंकि वह न केवल अपने काम में कुशल था बल्कि गांव के लोगों के साथ उसका अच्छा व्यवहार भी था। वह बहुत ही मिलनसार था। उसकी एक छोटी सी नाई की दुकान थी जो गांव की ठीक बीचों बीच थी। उसी वजह से उसके दुकान पर लोगों का आना जाना लगा रहता था। राम सेवक के बाल काटने के हुनर की गांव में खूब चर्चा होती थी। वह बड़ी सफाई और बारीकी से काम करता था जिसके कारण गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। राम सेवक की दुकान पर बाल कटवाने के लिए आने वाले लोग केवल बाल कटवाने के ही नहीं आते थे बल्कि अपने दिन भर की थकान मिटाने वाले बातों और एक दूसरे से गप्पे मारने भी आते थे। उसकी दुकान मानो एक ऐसा स्थान बन चुका था जहां गांव के लोग अपने छोटे मोटे दुख सुख साझा कर सकते थे। दुकान में अक्सर लोग इकट्ठा होते थे और कई विषयों पर चर्चा करते थे। कभी कभी वे गांव की फसल मौसम की बातें करते थे तो कभी गांव के किसी बड़े आयोजन की तैयारियों की योजनाएं बनाते थे। राम सेवक भी बातचीत में भाग लेता था और अपना सुझाव देता था। उसकी बातें बहुत ही समझदारी भरी होती थी जो गांव के लोगों को बहुत पसंद आती थीं। राम सेवक का स्वभाव इतना शांत और मिलनसार था कि लोग उसके पास अपनी निजी समस्याएं भी बताने चले आते थे। वह हर किसी की बात ध्यान से सुनता और अपनी सूझबूझ से उन्हें हल निकालता और उचित सुझाव भी देता था। उसकी दुकान पर ऐसा माहौल होता कि वहां जाकर हर किसी को सुकून मिलता था। राम सेवक की दुकान केवल बाल काटने की जगह नहीं थी बल्कि यह गांव का एक सामाजिक केंद्र बन गई थी जहां सभी मिलकर गपशप करते थे, हंसते खेलते और अपनी परेशानियों को कुछ समय के लिए भूल जाते थे। उधर राम सेवक की पत्नी राजेश्वरी भी गांव में अपनी चतुराई और समझदारी के लिए जानी जाती थी। राजेश्वरी अपने बुद्धिमान निर्णयों और सूझबूझ के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। एक दिन राम सेवक ने देखा कि उसका काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गांव के लोग अपने काम के सिलसिले में दूसरे राज्य में जाने लगे थे जिससे उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या घटने लगी थी। इस कारण उसकी आमदनी पर बुरा असर पड़ रहा था। वह चिंता में डूबता जा रहा था कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। राम सेवक ने अपनी यह चिंता राजेश्वरी के सामने रखी और उससे सलाह मांगी। राजेश्वरी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कुछ देर सोचने के बाद अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए राम सेवक को सुझाव दिया। उसने कहा, क्यों ना तुम अपने काम में कुछ नया खास करने का प्रयास करो। बाल काटने का तरीका थोड़ा बदलो और लोगों को कुछ नया अनुभव दो। अगर लोग तुम्हारी दुकान में कुछ खास और अलग महसूस करेंगे तो वे खुद आएंगे। राम सेवक इसके बारे में नहीं सोचा था लेकिन राजेश्वरी की बातों में दम था और उसने महसूस किया कि शायद यही बदलाव उसके व्यवसाय को फिर से जीवित कर सकता है। राम सेवक ने राजेश्वरी की सलाह पर गहराई से विचार किया और तय किया कि वह अपने काम में कुछ नया करने की कोशिश करेगा। राजेश्वरी ने सुझाव दिया कि वह न केवल बाल काटे बल्कि ग्राहकों के लिए छोटे छोटे आरामदायक इंतजाम भी करे, जैसे बाल काटने से पहले तेल की मालिश करे और बाल काटने के बाद हल्की सी चाय या पेयजल की व्यवस्था करे। उसने कहा कि अगर लोग कुछ अलग और विशेष महसूस करेंगे तो वे जरूर उसकी दुकान पर वापस आएंगे और दूसरे लोगों को भी आने के लिए कहेंगे। राम सेवक ने अपनी पत्नी की इस योजना को अपनाने का फैसला किया। अगले दिन राम सेवक ने राजेश्वरी की सलाह को पूरे मन से अपनाया। उसने केवल बाल काटने का तरीका नहीं बदला बल्कि ग्राहकों के लिए एक विशेष और आरामदायक अनुभव भी तैयार किया। अब बाल काटते समय
वह लोगों से हंसी मजाक करता था, उनकी समस्याएं सुनता था और उन्हें हल्की फुल्की बातें बताकर खुश करता था। उसने हर ग्राहक के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव बनाने की कोशिश की थी। यह नई तरकीब गांव के लोगों को खूब पसंद आई। धीरे धीरे उसकी दुकान पर फिर से भीड़ जुटने लगी और उसका व्यवसाय एक बार फिर रफ्तार में पकड़ने लगा। राम सेवक की दुकान पर बढ़ती भीड़ और उसके काम की बढ़ती लोकप्रियता गांव के लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। इस चर्चा के बीच गांव के राजा चंद्रसेन तक भी राम सेवक की काबिलियत की खबर पहुंच गई। राजा के बारे में कहा जाता था कि वह बहुत ही कठिन मिजाज का आदमी था और उसकी दाढ़ी बड़ी घनी और काफी लंबी थी। इस कारण से गांव में कोई भी नाई उसकी दाढ़ी को सही तरीके से संवार नहीं पाता था। राजा को अपनी दाढ़ी के लिए एक कुशल नाई की जरूरत थी जो उसकी उम्मीद पर खड़ा उतर सके। राजा ने राम सेवक के काम की तारीफ सुनी थी और उसने उसे अपने घर पर बुलाने का निश्चय किया। उसने राम सेवक को बुलावा भेजा ताकि वह उसकी दाढ़ी को संवार सके। जब राम सेवक को राजा का संदेश मिला तो वह थोड़ा घबरा गया। उसे पता था कि राजा एक सख्त और प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर वह उसकी उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर पाया तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। राम सेवक ने सोचा कि अगर राजा उसकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं हुआ तो वह उसके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। राम सेवक के मन में कई तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि क्या वह इस चुनौती को स्वीकार करे या राजा के बुलावे को किसी तरह टाल दे। लेकिन फिर उसने अपने आप को महसूस किया कि भागने से समस्या हल नहीं होती है। उसने सोचा कि अगर मैं भाग जाऊंगा तो मेरे और भी ग्राहक कम हो जाएंगे। शायद मुझे इस बारे में राजेश्वरी से सलाह लेनी चाहिए क्योंकि उसकी सलाह ने पहले भी मेरे काम को नई दिशा दी थी। राम सेवक ने राजेश्वरी से अपनी चिंता व्यक्त की और उससे मार्गदर्शन मांगा। उसकी पत्नी राजेश्वरी ने उसे धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने की सलाह दी। राजेश्वरी ने राम सेवक को दिलासा देते हुए कहा, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो बल्कि सब कुछ छोड़ दो। राजा का काम उतना कठिन नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस वही करना जो मैंने बताया है। राजेश्वरी की बातों ने राम सेवक को थोड़ी हिम्मत दी, लेकिन फिर भी वह भीतर ही भीतर घबराया हुआ था। अगले दिन सुबह सुबह राजा के महल से संदेश आया कि राम सेवक को तुरंत दरबार में हाजिर होना है। यह सुनकर राम सेवक की दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन राजेश्वरी ने उसे फिर से ढांढस बंधवाया और कहा, याद रखना, बस वही करना जो मैंने कहा है और किसी बात की चिंता मत करना। राजेश्वरी की बातों पर विश्वास करके राम सेवक ने तय किया कि वह हर परिस्थिति का सामना करेगा। सुबह उठते ही राम सेवक राजेश्वरी की हिदायतों को मन में लिए हुए राजा के महल पहुंच गया। राजा का वैभव और राजा की सभा देखकर वह और भी अधिक प्रभावित हो गया। बस उसने दरबार में कदम रखा तो दिखा कि राजा एक बड़े से सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसकी दाढ़ी को देखकर रामसेवर की सांसें थम गईं। राजा की दाढ़ी इतनी लंबी, घनी और उलझी हुई थी कि उसे देखकर रामसेवक को लगा कि इसे संवारने में उसकी पूरी उम्र बीत जाएगी। रामसेवक ने खुद को संभालते हुए काम शुरू किया। उसने राजा की दाढ़ी को संवारने और काटने की कोशिश की, लेकिन दाढ़ी इतनी उलझी हुई थी कि उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। उसकी हिम्मत धीरे धीरे टूटने लगी। पसीने की बूंदें उसके माथे पर छलकने लगीं। उधर राजा के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ दिखाई देने लगी। वह बार बार रामसेवक को गुस्से से घूर रहा था और
पूछ रहा था तुम्हें यह काम आता भी है या नहीं। राम सेवक डर से थर थर काँप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे अपनी पत्नी की, राजेश्वरी की बात याद आ गई। राम सेवक ने राजा से विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज आपकी दाढ़ी तो वाकई बहुत शानदार और अनूठी है। इसे काटने से पहले मुझे कुछ खास तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी ताकि मैं इसे सही तरीके से सजा सकूं। इसके लिए मुझे एक विशेष औजार की ज़रूरत है जो इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी के पास है और उसे लाने में मुझे थोड़ा समय लग सकता है। जैसे ही मैं उसे ले आऊँगा आपकी दाढ़ी बिल्कुल सुंदर तरीके से संवर जाएगी। राम सेवक की यह बात सुनकर राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वह उसकी बातों से खुश भी हुआ। उसने सोचा कि उसकी दाढ़ी वाकई कुछ खास है, तभी तो इसे संभालने के लिए नाई को विशेष तैयारी और विशेष औजार की जरूरत पड़ेगी। उसने राम सेवक को घर जाने की अनुमति दे दी और कहा, ठीक है जाओ और अपनी पत्नी से कह खास औजार ले आओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी दाढ़ी को किस तरह निखार सकते हो। राम सेवक ने राहत की सांस ली और महल से बाहर निकलकर जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने सारी बात राजेश्वरी को बताई। राजेश्वरी उसकी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराकर और बोली, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। कल सुबह मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगी और राजा की दाढ़ी को खास तरीके से संवारने में तुम्हारी मदद करूंगी। राम सेवक ने राजेश्वरी की बातों से थोड़ी राहत महसूस की। अगली सुबह राजेश्वरी खुद तैयार होकर राम सेवक के साथ महल की ओर रवाना हुई। उसने एक छोटा सा थैला भी साथ लिया जिसमें उसने कुछ तेल, कंघी और कपड़े के कुछ टुकड़े रखे थे। दोनों महल पहुंचे और उन्हें सीधे राजा के दरबार में बुलाया गया। जब राजेश्वरी राजा के महल में पहुंची तो उसके पास एक छोटी सी थैली थी जिसमें उसने कुछ खास चीजें छुपा रखी थी। जब राजा ने राजेश्वरी को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि एक साधारण नाई की पत्नी उसकी दाढ़ी को ठीक करने में आखिर कैसे मदद कर सकती है। राजेश्वरी ने जमींदार को आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा, महाराज आपकी दाढ़ी तो सचमुच बहुत ही विशेष है। इसे संवारने के लिए एक खास नुस्खा है जो मैंने अपने पुरखों से सीखा है। अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकती हूँ। राजा को राजेश्वरी की बातों में कुछ अनोखा लगा और उसने उसे सहमति दे दी। हालांकि उसके मन में अब भी उत्सुकता थी कि राजेश्वरी आखिर क्या करने वाली है। राजेश्वरी ने अपनी थैली से एक छोटी सी कांच की बोतल निकाली जिसमें एक खास तेल था। उसने यह तेल राजा की दाढ़ी में धीरे धीरे लगाना शुरू किया और कहा, महाराज इस तेल से आपकी दाढ़ी के उलझे हुए बाल खुद धीरे धीरे सुलझने लगेंगे। राम सेवक हैरान था कि इतना कठिन काम इतना आसान कैसे हो गया। राजेश्वरी ने बड़े ही नफासत और धैर्य से दाढ़ी को कंघी करना शुरू किया। उलझे हुए बाल एक एक करके सुलझने लगे। राजा इस बदलाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और मन ही मन राजेश्वरी की समझदारी और सूझबूझ की तारीफ करने लगा। दाढ़ी को पूरी तरह सुलझने के बाद राजेश्वरी ने राम सेवक को इशारा किया कि वह अब दाढ़ी को काटने का काम शुरू कर दे। राम सेवक ने राजेश्वरी के दिए गए तेल और कंघी का उपयोग करते हुए बड़ी सफाई से राजा की दाढ़ी को संवारना शुरू किया और धीरे धीरे एक सुंदर आकार देने लगा। राजा का चेहरा संतोष से भरता जा रहा था क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि उसकी दाढ़ी पहले से कहीं अधिक खूबसूरत और आकर्षक दिखने लगी थी। राम सेवक ने अपनी कुशलता से दाढ़ी को ऐसा रूप दिया कि राजा खुद आईने में देखकर मुस्कुरा उठा। दाढ़ी
अब न केवल संवरी हुई थी बल्कि उसमें एक अलग ही चमक आ गई थी। राजा ने रामसेवक और राजेश्वरी की कुशलता देखकर उनकी तारीफ तो की, लेकिन उनकी नज़र राजेश्वरी की चतुराई पर टिकी हुई थी। राजा ने हंसी मजाक के लहजे में राजेश्वरी से कहा, तुम्हारी समझदारी ने मुझे वाकई हैरान कर दिया है। शायद ही कोई तुम्हारे जितना समझदार होगा, लेकिन बताओ क्या तुम इतनी चतुर हो कि मेरे कुछ और सवालों के जवाब दे पाओगी? राजेश्वरी ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आप जो भी पूछेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सही जवाब दे सकूं। राजा ने चालाकी से कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही सही जवाब दे सकोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को बहुत बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें मेरे महल में मेरी सेविका बनकर रहना होगा। राजेश्वरी के आत्मविश्वास से भरे जवाब ने राजा को चुनौती देने का मौका दे दिया, लेकिन जैसे ही राम सेवक ने यह सुना तो उसके होश ही उड़ गए। उसे लगा कि राजेश्वरी ने अनजाने में एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। वह सोचने लगा कि अगर राजेश्वरी जवाब नहीं दे पाई तो दोनों के लिए यह बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन राजेश्वरी के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक देखकर उसे थोड़ा राहत मिल रहा था। उसने अपनी पत्नी पर भरोसा करने का निश्चय किया। राजा ने पहले सवाल के बारे में सोचा, फिर कुछ पल बाद उसने कहा, राजेश्वरी मेरा पहला सवाल है, इस दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली चीज क्या है? राजेश्वरी ने राजा के पहले सवाल का जवाब देने से पहले कुछ देर तक गहराई से सोचा, फिर आत्मविश्वास के साथ उसने कहा, महाराज इस दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली चीज इंसान की सोच है। सोच की गति इतनी तेज होती है कि वह एक पल में कहीं भी जा सकती है, चाहे वह अतीत में किसी याद को देखने जाए या भविष्य के किसी सपने तक पहुँचे। सोच से तेज कुछ और नहीं दौड़ सकता, इसे हम मन भी कह सकते हैं। मन और सोच की एक ही गति होती है। मन जितनी रफ्तार से दौड़ता है, सोच भी उतनी ही तेज भागता है। यही आपके पहले सवाल का उत्तर है। राजा राजेश्वरी के इस जवाब से भीतर ही भीतर प्रभावित हुआ, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। उसने चेहरे पर गहरी सोच का भाव बनाए रखा और फिर सिर हिलाते हुए उसके जवाब को स्वीकार किया। उसे महसूस हुआ कि राजेश्वरी साधारण महिला नहीं है, उसके पास गहरी समझ और सूझबूझ है। कुछ पलों तक गंभीरता से सोचने के बाद राजा ने दूसरा सवाल पूछा। वह राजेश्वरी की बुद्धिमानी को और अच्छे से परखना चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है राजेश्वरी, अब मेरा दूसरा सवाल सुनो। इस दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? राजेश्वरी ने कुछ क्षण के लिए विचार किया और फिर जवाब दिया, महाराज इस दुनिया में सबसे भारी चीज इंसान का वचन है। जब कोई व्यक्ति एक वचन देता है तो उसे निभाना सबसे कठिन होता है। वचन निभाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी का बोझ सबसे भारी होता है। इसे निभाने के लिए बहुत आत्मसंयम, ईमानदारी और सम्मान की जरूरत होती है। अगर कोई अपना वचन नहीं निभाता है तो यह उसकी प्रतिष्ठा और ईमानदारी को तोड़ने के समान होता है। यही कारण है कि वचन सबसे भारी चीज है। राजा ने राजेश्वरी का जवाब सुना और गंभीरता से सिर हिलाया। वह अब समझ चुका था कि राजेश्वरी न केवल बुद्धिमान है बल्कि वह जीवन के गहरे अर्थों को भी जानती है। उसने महसूस किया कि राजेश्वरी के जवाब में सच्चाई और गहरी समझ है। वह मन ही मन उसकी बुद्धिमानता की सराहना करने लगा। इसके बाद राजा ने तीसरा और अंतिम सवाल पूछने का निश्चय किया। वह थोड़ी देर के लिए रुका और फिर मुस्कुराते हुए बोला, राजेश्वरी मेरा तीसरा और अंतिम सवाल यह है
इस दुनिया में ऐसा क्या है जो हर इंसान को चाहिए लेकिन कोई उसे पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सकता है? राजेश्वरी ने राजा के तीसरे सवाल का जवाब देने के लिए कुछ देर तक विचार किया, फिर मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, इस दुनिया में हर इंसान को संतोष चाहिए लेकिन कोई उसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जब वह एक चीज पा लेता है तो दूसरी की लालसा होने लगती है। यही कारण है कि संतोष एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए लेकिन इसे पूरी तरह से हासिल करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। राजेश्वरी का यह जवाब सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई इतनी गहरी समझ और बुद्धिमानी से उसके सवालों का जवाब दे पाएगा। अपनी हार स्वीकार करते हुए उसने कहा, राजेश्वरी, तुमने मेरे तीनों सवालों का सही सही जवाब दिया है। अब मैं अपने वादे के अनुसार तुम्हें और तुम्हारे पति को एक बड़ा इनाम दूंगा। राजा ने राम सेवक और राजेश्वरी को अपने महल के भीतर आमंत्रित किया। महल की भव्यता देखकर राम सेवक और राजेश्वरी दोनों ही हैरान थे, लेकिन राजेश्वरी के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। राजा ने उन्हें दरबार में बैठने का आदेश दिया और कहा, तुम दोनों ने अपने हुनर और बुद्धिमानी से मुझे प्रभावित किया है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जिसके तुम वास्तव में हकदार हो। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे खजाने के सोने के सिक्के से भरी एक थैली लेकर आएं। कुछ ही देर में सेवक सोने के सिक्के से भरी एक थैली लेकर आए और राजा ने उन्हें राजेश्वरी और राम सेवक को सौंपते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत और चतुराई का फल है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे परिवार के पास इस गांव में जितनी जमीन तुम चाहो वह भी तुम्हारे हो सकती है। राम सेवक को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे इतना बड़ा इनाम मिलेगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वह राजा की उदारता की सराहना करते हुए बस मुस्कुरा रहा था। उधर राजेश्वरी ने भी राजा को धन्यवाद दिया, लेकिन उसकी चतुराई यहीं पर खत्म नहीं हुई। विनम्रता से मुस्कुराते हुए राजेश्वरी ने कहा, महाराज, आपका यह इनाम हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी कृपा और उदारता के लिए हम आपके आभारी हैं, लेकिन मैं एक और विनती करना चाहती हूँ। उसने कहा, महाराज, हमारे गांव में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। अगर आप चाहें तो इस इनाम का कुछ हिस्सा उनके लिए भी रख सकते हैं ताकि उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। राजा राजेश्वरी की इस विनम्रता और दयालुता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारी सोच और विचार बहुत ही महान है राजेश्वरी। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं वादा करता हूँ कि गांव के गरीबों की मदद करूंगा और तुम्हारे कहे अनुसार उन्हें भी कुछ जमीन का हिस्सा दूंगा। यह सुनकर राम सेवक और राजेश्वरी की खुशी दुगनी हो गई। गांव में यह बात बहुत तेजी से फैल गई कि राम सेवक की पत्नी राजेश्वरी ने अपनी चतुराई से राजा को भी मोहित कर लिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी और आप एक महिला की चतुराई को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।